हेलो स्टूडेंट्स, बहुत टाइम के बाद आज वीडियो अपलोड करने का टाइम मिला है। तो आज के लेक्चर में जो हमारा ब्रीफ है वो है बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक। हमने पहले भी पढ़ा था कि फार्माकोलॉजी को हम दो ब्रांचेस में पढ़ते हैं, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। तो पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ फार्माकोकाइनेटिक। बहुत ही शॉर्ट में लिखा हुआ नोट्स है, मेरे हैंड रिटन नोट्स है, तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा और मुझे सजेशंस भी दीजिएगा कि आपको कितना ये अप टू द मार्क लग रहा है। जैसा कि हमको पता है व्हाट इज़ फार्माकोकाइनेटिक, इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज़ फार्माकॉन एंड काइनेटिक. Kinetic means movement. So simply pharmacokinetic is deals with the movement of drug, or we can say what the body does to the drug. कि जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं तो बॉडी उस ड्रग के लिए क्या करती है, किस तरीके से हेल्प करती है. इधर मैंने लिखा हुआ है फार्माकोकाइनेटिक, इट इज अ क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट इन, थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी. तो बेसिकली अगर हम कोई ड्रग लेते हैं तो जो ड्रग लेते हैं वो बॉडी में किस तरीके से जाती है, तो वो बेसिकली डिपेंड करती है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पे, कि जो हमने खाई है और उसका ब्लड तक ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, कैसे वो मेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्ट क्रॉस करती है, और एब्जॉर्प्शन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे. तो ये सारी चीज़ें हम फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ेंगे. नीचे जैसे कि हमने पिक्चर बनाई हुई है, दैट इज written here, drug in doses form. तो ड्रग इन डोजेस फॉर्म, कि जो भी हम डोजेस फॉर्म ले रहे हैं, किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, उसमें जो ड्रग प्रेजेंट है वो बेसिकली वहां से रिलीज होकर के कहाँ आएगी, सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन के बाद कहाँ जाएगी, हमारे ब्लड में जाएगी. ब्लड में जो जाएगी वो हमारी कुछ तो ड्रग फ्री फॉर्म में होगी और कुछ प्रोटीन बाउंड होगी. प्रोटीन्स जो हमारे ब्लड में मौजूद है, जैसे कि ग्लोबुलिन है, एल्बुमिन है, तो ऐसे जो प्रोटीन्स ब्लड में मौजूद है उन प्रोटीन से हमारी ड्रग बाइंड हो जाती है. तो और जो ड्रग सिर्फ फ्री फॉर्म में रहती है वही ड्रग हमारा एक्शन शो करती है. तो जब ये शो करती है उसके बाद में फिर सिंपली जब ब्लड में पहुंच जाती है, मीन्स इसका एब्जॉर्प्शन होने लगता है. ठीक है, ब्लड में जाने के बाद एब्जॉर्प्शन होता है. तो जो फ्री फॉर्म में ड्रग होती है वो कहाँ जाती है, साइट ऑफ एक्शन पे. साइट ऑफ एक्शन पे जाती है या स्टोरेज टिश्यू में भी जाएगी. मतलब जब ये ब्लड में जाएगी तो ये एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो डिस्ट्रीब्यूशन में ये साइट ऑफ एक्शन पे भी जाएगी और जो स्टोरेज टिश्यू है वहां पर भी जाएगी. तो वहां पर जाकर के अपना एक्शन शुरू करेगी, और प्लस जो फ्री फॉर्म में ड्रग है, फ्री और बाउंड का इंटर कन्वर्जन चलता है स्टोरेज टिश्यू में भी और साइट ऑफ एक्शन पे भी. उसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो जाता है तब फिर होता है आपका मेटाबॉलिज्म, जिसको कि हमने बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी लिखा है. बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों लिखा है, क्योंकि जो ड्रग हमने ली है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बायोलॉजिकली ट्रांसफर होती है, चाहे वो केमिकल के थ्रू हो चाहे कुछ हो. मतलब बायोलॉजिकल मीन्स बॉडी के इनसाइड, लिविंग बीइंग के इनसाइड ट्रांसफर होती है, इसलिए उसको हमने नाम दिया है बायो ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये बेसिकली एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म है. उसके बाद में जो हमारे ब्रेकडाउन के बाद मेटाबोलाइट्स बनते हैं, वो मेटाबोलाइट्स हो या फ्री ड्रग हो, जो भी चीज़ है वो सारी की सारी फिर एक्सक्रीट आउट होती है बाय द एक्सक्रीशन. तो एक्सक्रीशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, यूरिन के फॉर्म में भी हो सकता है, बाइल के फॉर्म में भी हो सकता है, फीसेस के फॉर्म में भी हो सकता है, स्वेट के फॉर्म में भी हो सकता है, और सलाइवा के फॉर्म में भी होता है. इन सब फॉर्म्स में ये हमारा फिर एक्सक्रीट आउट हो जाता है. बेसिकली जो हमारा रिस्पॉन्स है उस वो किस पे डिपेंडेंट है, द इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स इज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग एट द साइट ऑफ एक्शन. जिस जगह पर हमें एक्शन चाहिए उस जगह पर या उस साइट ऑफ एक्शन पे ड्रग का कितना कंसंट्रेशन पहुंच रहा है, उस पर हमारा इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स डिपेंड करता है, which in turn is depend on its pharmacokinetic property. अल्टीमेटली वो किस चीज पे डिपेंड करता है, फिर साइट ऑफ एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी पे. भाई साइट ऑफ एक्शन पे ड्रग कैसे पहुंचेगी,
या तो ड्रग पहले आपकी एब्जॉर्ब हो प्रॉपरली, डिस्ट्रीब्यूट हो, जब जितना अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा उतना अच्छा उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन में वो साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचेगी। ओके, फार्माकोकाइनेटिक कंसिडरेशन डिटरमाइन द route of administration, dose, latency of onset, time of peak action, duration of action and frequency of the drug. ये सारे के सारे कंसीडर किए जाते हैं फार्माकोकाइनेटिक में एज अ पैरामीटर। ठीक है, all pharmacokinetic processes involve transport of the drug across biological membrane. बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का है या सेल मेम्ब्रेन का है। तो बेसिकली क्या है कि हम जो भी ड्रग लेते हैं, हमने कहा कि उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन हुआ। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन, कि जो ड्रग जहां पर पहुंची, यानी कि अगर हमने ओरली ली है तो ओरली, अगर हमने बायोलॉजिकल आईवी ली है तो आईवी के किसी भी रूट के थ्रू जब वो साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचती है के होते हुए, तो वो कैसे एब्जॉर्ब होती है। अब जैसे हमने कहा आईवी रूट में क्या हुआ कि एब्जॉर्प्शन फिनोमेना है ही, मतलब आपका कहीं से एब्जॉर्ब नहीं होना है, उसको सीधे के सीधे ही वो टारगेट में पहुंच जाएगी, क्यों, क्योंकि हमने डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में दे दिया। अब जब हम ओरली कोई ड्रग ले रहे हैं तो ओरली लेंगे, फिर वो हमारे माउथ से होती हुई जाएगी स्टमक में डिसइंटीग्रेट होगी, डिसॉल्व होगी, देन फिर वो जाएगी इंटेस्टाइन में, देन एब्जॉर्ब होगी। तो बेसिकली एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होता है कि जो साइट है जहां पर ड्रग रिलीज हुई है, वहां से वो ब्लड स्ट्रीम में कैसे पहुंचती है, उसके लिए उसको मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होता है। तो मेम्ब्रेन हम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा 10th 12th में, कि मेम्ब्रेन बाइलिपिड होती है और उसका जो एक मॉडल है जिसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं, ये जो बना हुआ है आपने फिगर में देखिए, नीचे मैंने विद द हेल्प ऑफ गूगल मैंने ये पिक्चर ली हुई है आपको समझाने के लिए। तो जो हमारी मेम्ब्रेन है देखिए, वो फास्फोबाइलिपिड लिखा है, फास्फोलिपिड बाइलेयर होती है, मतलब 2 मॉलिक्यूल फास्फोलिपिड के इसमें अरेंज होते हैं। ये मैंने आपको एक रफ डायग्राम बनाया है कि बाइलेयर मेम्ब्रेन ऑफ फास्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, जो लगभग 100 एंगस्ट्रॉम थिक होती है, और इस मेम्ब्रेन के बीच में बहुत सारे प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो मॉलिक्यूल कोलेस्ट्रॉल का होता है वो इस फॉर्म में अरेंज होता है, उसका हेड एक होता है जो राउंड राउंड आप देख रहे हैं, दैट इज हेड पोर्शन, और जो टेल्स से देख रहे हैं लंबी लंबी, दैट इज द टेलर पार्ट, ये नॉन पोलर होता है। तो जो पोलर पार्ट है मीन्स इट इज अ वाटर लविंग, और नॉन पोलर पार्ट जो है वो लिपिड लविंग होता है। तो ये देख रहे हैं आप, ये इसका अरेंजमेंट होता है, ये जो ब्लू कलर से देख रहे हैं, दीज आर द प्रोटीन्स। इसमें आप देख रहे हैं कि इस प्रोटीन के साथ में कुछ कार्बोहाइड्रेट चेन्स भी अटैच है, जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, प्रोटीन विद कार्बोहाइड्रेट, और कुछ लिपिड्स हैं जो चूंकि लिपिड की बनी हुई लेयर ही है, उसमें भी जो हमारे कार्बोहाइड्रेट अटैच है, तो हमने सिंपल लिखा है ग्लाइकोलिपिड्स, लिपिड विद द कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड। तो ये बेसिकली एक डायग्राम है आपके गो थ्रू होने के लिए कि और क्या क्या चीजें। देखिए इसमें मेंशन है पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो बाहर की तरफ रहता है, ठीक है, जो इंटीग्रल प्रोटीन्स लिखा हुआ है जो मतलब इनसाइड द सेल्स होते हैं, धसे हुए रहते हैं, ठीक है, ये साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स हैं, और ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर देखिए बीच बीच में दिया हुआ है आपको, और प्रोटीन चैनल है, ये चैनल के फॉर्म में प्रोटीन्स के बने हुए चैनल्स हैं। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो हमें नेकेड आइज तो सेल ही नहीं दिखती है, तो इसमें बहुत माइन्यूट से पोर्स होते हैं। सेल मेम्ब्रेन्स हैव पोर्स इन इट, सो इट इज सिलेक्टिव परमिएबल। सिलेक्टिव परमिएबल क्यों? क्योंकि जो उस पोर से छोटा होगा वो हमारा पास कर जाएगा उस पोर को, और जो बड़ा होगा वो रह जाएगा, तो उसको बोलते हैं सिलेक्टिव permeable. It allows some molecule in and keeps some molecule out. जो उसका सिंपल फंक्शन है, जो बड़ा होगा वो बाहर रह जाएगा, जो छोटा होगा वो अपने आप अंदर पहुंच जाएगा। जैसे स्ट्रेनर होता है ना, हम जब चाय बनाते हैं तो स्ट्रेनर को यूज करते हैं, तो जो बड़ी बड़ी पत्ती होती है वो हमारी स्ट्रेनर के ऊपर रह जाती है, जो फाइन चीज है वो नीचे चली जाती है। मीन्स कि जो भी हमारा सीव एरिया है, जो सीव्स का साइज है, उससे जो बड़ा रहेगा वो सारा का सारा ऊपर रह जाएगा, और जो
नीचे वाला पोर्शन है वो फिल्टर आउट हो जाएगा। सेम ऐसे ही पोर्स होते हैं, जो पोर का साइज छोटा होगा, जो हमारा सब्सटेंस है या जो हमारी ड्रग है, जो मॉलिक्यूल उसका छोटा होगा वो क्रॉस कर जाएगा, जो बड़ा होगा वो इस तरफ रह जाएगा। ठीक है। Glycoproteins and glycolipids are founded on the surface by attachment of the carbohydrate and amino acids. इसीलिए इनको glycoprotein और glycolipids बोलते हैं। The proteins are able to freely float through the membrane associated and organize. Some of intrinsic ones and some of extended through the full thickness. तो क्या होता है कि कुछ अंदर की तरफ होते हैं और कुछ पूरी थिकनेस में होते हैं, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अवेलेबल रहते हैं। अब जो ड्रग आपकी मैंने बोला कि ट्रांसपोर्ट करती है, जाती है मेम्ब्रेन, तो ये मेम्ब्रेन के अक्रॉस दो तरीके के मैकेनिज्म से जाती है। एक तो पैसिव डिफ्यूजन या फिल्ट्रेशन के थ्रू, जो सिंपल हमने आपको फिल्ट्रेशन अभी बताया था। दूसरा स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि कभी कभी ड्रग नहीं जाती है अपने आप, तो क्या होता है उसको एक सपोर्टिव मटेरियल होता है जो उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस लेकर के जाता है। जैसे अगर आपसे हम बात करें कि बहुत सारा कुछ एक हैवी मटेरियल है, उसको आपको एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जाना है, तो आप क्या करते हो कि उस मटेरियल को उठाते हो और एक साइकिल पे रखा और साइकिल को ट्रेवल करा दिया, तो एक कैरियर का काम करता है। तो ऐसे ही जो हमारा स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट है उसमें हमारे कुछ स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म मैकेनिकल लोग लगते हैं या मैकेनिक्स लगती है कि इन द सेंस कि जो मटेरियल है उसको, उस ड्रग को एक जगह से दूसरी जगह लेने के लिए कुछ लाइगेंड टाइप के होते हैं, कुछ ऐसे कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जिनसे ड्रग बाइंड होती है और फिर वो दूसरी जगह छोड़ दी जाती है, फिर अगला मॉलिक्यूल बाइंड होता है, दूसरी जगह छोड़ दिया जाता है। वो हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज अ पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन, डिफ्यूजन आप लोगों को समझ में आता है? डिफ्यूजन का मतलब डिफ्यूज होना, एक जगह से कोई भी मटेरियल है दूसरी जगह पे चला जाना। पैसिव का मतलब किसी भी तरीके का एनर्जी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे अगर आप कुछ पानी रख दें एक जगह और दूसरी तरफ मेम्ब्रेन लगा दें और इस तरफ प्लेन वाटर रख दें, इस तरफ किसी तरीके का सोल्यूशन रख दें, सपोज चीनी पानी का घोल बनाया हमने जैसा एक शरबत और वो रख दिया, तो हम थोड़ी देर देखेंगे कि धीरे धीरे क्या होगा कि वो सोल्यूशन अपनी जगह से मूव करके उस तरफ जाने लगेगा। तो उसमें किसी तरीके का हमने कोई एनर्जी नहीं लगाई है, किसी तरीके का कोई फोर्स नहीं लगाया, बट वो धीरे धीरे अपने आप पहुंच जाता है। तो पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है? बेसिकली उसी चीज को मैंने इसमें लिखा हुआ है। द ड्रग डिफ्यूजेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स, मींस हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सेम मैंने वही लैंग्वेज लिखा है जो हम लोग जनरली डिस्कस करते हैं। पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो मूवमेंट होता है या ड्रग का डिफ्यूजन होता है या ड्रग का मूवमेंट होता है, वो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। ठीक है। लिपिड सोल्युबल ड्रग्स डिफ्यूज बाय डिसॉल्विंग इन द लिपोइडल मैट्रिक्स ऑफ द मेम्ब्रेन। अब जो लिपिड सोल्युबल है, अब लिपिड सोल्युबल है और लिपिड की ही मेम्ब्रेन बनी हुई है, तो क्या होगा? वो ड्रग इजीली डिफ्यूज हो जाएंगी आराम से। पानी में पानी मिल जाता है और ऑयल में ऑयल मिल जाता है, इजी सी बात है। अगर हम ऑयल में पानी मिलाएंगे तो ग्लोब्यूल बन जाएगा, और आपका पानी में अगर हम ऑयल मिलाएंगे तो भी ग्लोब्यूल बन जाएगा। तो पानी में पानी मिलाएंगे इजीली मिक्स हो जाएगा। तो जितनी भी लिपिड सोल्युबल ड्रग्स हैं वो आराम से इसमें मिक्स हो जाती है। द रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट इज प्रोपोर्शनल टू द लिपिड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ द ड्रग। अब आपकी ड्रग की जैसी सोल्युबिलिटी होगी उसका ट्रांसपोर्टेशन वैसा होगा। मतलब अगर आपकी ड्रग जो है वो वाटर सोल्युबल है तो वो लिपिड में सोल्युबल नहीं होगी, और जब लिपिड में सोल्युबल नहीं होगी तो फिर क्या होगा कि वो आसानी से नहीं जा पाएगी। तो जैसे जैसे उसकी सोल्युबिलिटी टुवर्ड्स वाटर बढ़ती जाएगी, या हम कहें जैसे जैसे ड्रग टुवर्ड्स लिपिड बढ़ती जा रही, जितना लिपिड बढ़ता जाएगा उतना उसका रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। A more lipid solution drug attains higher concentration in the membrane and diffuse quickly. अब क्या होता है कि अगर लिपिड सोल्युबल है ड्रग तो क्या होगा, वहां पे लिपिड सोल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी अमाउंट में कलेक्ट होने लगेगा और फिर उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो फिर वो डिफ्यूज होकर के दूसरी साइड जाने लगेगा। ग्रेटर द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग ऑन द टू साइड्स ऑफ मेम्ब्रेन, higher the rate of transportation or faster the diffusion. ठीक है।
सिंपल, बहुत ही सिंपल चीज है व्हाट इज द पैसिव डिफ्यूजन। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डायरेक्टली लिखा हुआ है कि जो बेसिकली डिफ्यूजन है वो हमारी पीएच पे भी डिपेंड करता है। भाई जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ड्रग ट्रांसपोर्ट होती है वो बेसिकली डिपेंडेंट होती है हमारी पीएच पर। जो सोल्यूशन है उसका पीएच कैसा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैंने लिखा हुआ है, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कि एसिडिक ड्रग्स, फॉर एग्जांपल एस्पिरिन है, आर लार्जली अनआयोनाइज्ड एट एसिडिक पीएच ऑफ स्टमक। अब एसिड को एसिड में डालेंगे तो वो आयोनाइज नहीं होगा। एंड आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम स्टमक, जब वो आयोनाइज नहीं होगा मतलब ड्रग एज इट इज स्टमक में पड़ी रहेगी। अगर वो एसिडिक नेचर की है तो क्या होगा, वहां से एब्जॉर्ब होने लगेगी। अगर हम बेसिक ड्रग देते हैं तो क्या होगा, वो जाकर के वहां पे आयोनाइज हो जाएगी। जब आयोनाइज हो जाएगी उसके अलावा जितनी ड्रग हमारी स्टमक में पहुंचेगी, जब तक वो स्टमक में स्टे कर रही है तब तक वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। फिर जब वो मूव करेगी आगे की तरफ, कहाँ की तरफ, आगे की तरफ, यानी कि इंटेस्टाइन की तरफ, तो अब जो हमारी बेसिक ड्रग है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एट्रोपिन है, अगर एट्रोपिन हम ले रहे हैं तो वो क्या होगा, वो इमीडिएटली आयोनाइज्ड हो जाएगी एसिडिक पीएच पे, और फिर वहां पे ये जब आयोनाइज हो जाएगी तो फिर वहां पे अपना एक्शन, एब्जॉर्प्शन उसका नहीं होगा, कोई एक्शन नहीं होगा, वो सीधे सीधे उतनी देर रुकेगी जितनी देर उसका टाइम ड्यूरेशन है रुकने का। उसके बाद फिर वो मूव कर जाएगी इंटेस्टाइन की तरफ। इंटेस्टाइन का पीएच हमारा अल्कलाइन होता है या बेसिक होता है, तो अब जब बेसिक में जाएगी तो अब ये वहां पर आयोनाइज नहीं होगी, तो जब वहां पर आयोनाइज नहीं होगी तो फिर क्या होगा, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगी, तो ये एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली जितनी भी एसिडिक ड्रग्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन स्टमक से अच्छा होता है, और जितनी भी एल्कलाइन ड्रग हैं उन सबका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से अच्छा होता है। ठीक है। The unionized form of acidic drugs which cross the surface membrane of gastric mucosal cell। अब क्या होता है कि जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म है ड्रग की, उस समय कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब आयोनाइज अनआयोनाइज्ड है, अनआयोनाइज मतलब उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो क्या होता है कि वो फिर जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती है, रिवर्ट्स टू द आयोनाइज्ड फॉर्म विद इन द सेल। और फिर उसके बाद में क्या होता है कि जब वो अगर आगे की तरफ बढ़ती है तब वो जाकर के फिर आयोनाइज हो जाती है, मतलब म्यूकोसल सेल में आई, सेल से क्रॉस करी, फिर जाएगी इंटेस्टाइन की तरफ, तो वहां पे तो आयोनाइज्ड हो जाती है। लेकिन जब म्यूकोसा मेम्ब्रेन के अंदर वो जाती है गैस्ट्रिक म्यूकोसा में, तो वो बहुत धीरे धीरे पास होती है। जब धीरे धीरे पास होती है उसी को हम बोलते हैं आयन ट्रैपिंग। और यही आयन ट्रैपिंग एक तरीके से गैस्ट्रिक म्यूकोसल सेल डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसीलिए जो लोग एस्पिरिन लेते हैं या NSAIDs लेते हैं उन लोगों को गैस्ट्रिक म्यूकोसल सेल डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। वो क्यों रहते हैं, ड्यू टू द आयन ट्रैपिंग। मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो एसिडिक ड्रग है, एसिडिक ड्रग अनआयोनाइज्ड फॉर्म में आपके म्यूकोसा से, क्योंकि वो जितनी टारगेट है, मतलब आप समझ लीजिए जितनी देर स्टमक में चीजें रहती हैं 2 से 3 घंटे, उसके बाद वो मूव करने लगती हैं, तो ड्रग जो है जितनी देर भी आपके स्टमक में रहेगी वो उतनी देर तो आपकी अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगी। अनआयोनाइज्ड फॉर्म के लिए फिर वो म्यूकस सेल्स के आगे जब मूव करेगी तब जाके वो आयोनाइज्ड फॉर्म होगी। तो जब क्रॉस करने में जो टाइम लगता है उसमें ये जो आपकी ड्रग है जितनी देर ट्रैप रहती है वो म्यूकोसल सेल डैमेज करने के लिए काफी रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है। बेसिक ड्रग अटेन हायर कंसंट्रेशन इंट्रासेल्युलरी। जितनी भी बेसिक ड्रग्स होती हैं इंट्रासेल्युलर, किसी भी सेल के इनसाइड उनका कंसंट्रेशन बहुत जल्दी ज्यादा हो जाता है। ठीक है। Acidic drugs are ionized more in alkaline urine, do not back diffuse in the tubules are excreted faster। अब अगर मान लीजिए हमने कोई एसिडिक ड्रग ले रखी है, एसिडिक ड्रग ली है तो क्या होता है वो धीरे धीरे यूरिन से फिर डिफ्यूज होती है।
यूरिन से पास आउट होती है, सॉरी डिफ्यूज यूरिन से पास आउट होती है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि यूरिन का पीएच जो है वो एसिडिक हो जाता है और वो इचिंग की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उसको नलीफाई करने के लिए हम जो है कोई भी अल्कलाइन, जैसे अल्कासॉल वगैरह आती है, ये कोई भी अल्कलाइनेजर यूज कर लेते हैं जो यूरिन को अल्कलाइन कर देता है। और जिससे कि हमारी एसिडिक ड्रग जब अल्कलाइन मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, एसिड और बेस का रिएक्शन होगा और वो इमीडिएटली एक्सक्रीट आउट हो जाता है। लिपिड सॉल्युबल नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर एग्जांपल इथेनॉल, डाइथाइल ईथर readily cross the biological membrane and their transport is pH independent। अब जितने लिपिड सॉल्युबल नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने दिया है इथेनॉल है, डाइथाइल ईथर है, ये सब चूंकि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से इजीली पास हो जाते हैं, तो इनका पीएच क्या है क्या नहीं है, ये उतनी देर रुकते ही नहीं कि पीएच डिपेंडेंट इनका डिफ्यूजन हो, तो ये आसानी से बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। Now we will come to the filtration. What is filtration? In this process, the drug pass through the aqueous pores in the membrane or through paracellular spaces. Paracellular spaces क्या होता है, जब दो सेल्स आपस में जुड़ती हैं तो वहाँ पे उन्हें कभी कभी इस तरीके से सेल का स्ट्रक्चर होता है कि वहाँ पे गैप आ जाता है। तो वो जो गैप होता है बहुत फाइन होता है, वो गैप के थ्रू या पोर्स के थ्रू हमारी जो भी ड्रग्स हैं वो इजीली पास आउट या इजीली फिल्टर हो जाती है, तभी इस प्रोसेस को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। इसमें किसी तरीके की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग्स यानी कि वाटर सॉल्युबल की बात कर रही है। इन लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग्स क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बाय फिल्ट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर साइजेस, फिल्ट्रेशन इफ द मॉलिक्यूलर साइज इज स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ द पोर्स। सिंपल सी बात है फिल्ट्रेशन, जैसे मैंने बताया था आपको, जब हम मैंने आपको सिंपल का एग्जांपल दिया था, जैसे हम चाय फिल्टर करते हैं तो जैसा पोर साइज होगा वो मटेरियल आपका पास आउट हो जाएगा, और अगर बड़े साइज का मटेरियल तो वो ऊपर स्ट्रेनर पे रह जाएगा। Majority of the cells have very small pores, that is 4 angstrom, and drugs with molecular weight less than 100 or 200 are not able to penetrate. However, capillaries except the brain have large paracellular spaces, लगभग approximately 40 angstrom, and most drugs can filter through these. ऊपर स्मॉल पोर्स कितने का है आपका, 4 एंगस्ट्रॉम का, जबकि नीचे का जो पैरासेलुलर स्पेस है वो 40 एंगस्ट्रॉम का, तो काफी ड्रग इससे जो है पास हो जाती हैं। सच डिफ्यूजन ऑफ द ड्रग अक्रॉस द कैपिलरी इज डिपेंडेंट ऑन द रेट ऑफ ब्लड फ्लो। अब देखिए फिल्टर होना है तो फिल्टर होने के लिए कुछ मटेरियल आपका जाएगा ना वहाँ, फिल्टर होने के लिए कैसे फिल्टर होगा, तो फिल्टर आपका एक साइड में ड्रग का कंसंट्रेशन है, दूसरी तरफ ब्लड फ्लो हो रहा है, तो जैसा ब्लड फ्लो होगा वो फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाता जाएगा। जैसे जो ड्रग आपकी फिल्टर होकर के ब्लड में जा रही है, ब्लड आपका कंटिन्यूअस बह रहा है, तो जब फ्लो हो रहा है तो जब जैसे जैसे वो फ्लो होगा तो वैसे वैसे ही उसमें एक तरीके से प्रेशर एक्सर्ट होगा, ठीक है। जैसा जैसा रेट फ्लो होगा तो वो क्या करेगा, एक तरीके से प्रेशर टाइप का एक्सर्ट करेगा, जितने जल्दी रेट फ्लो हो जाएगा उतनी जल्दी वो पास हो करके फिल्टर होकर के आ जाएगा, रादर देन ऑन द लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग और द पीएच ऑफ द मीडियम। ना तो मीडियम पे डिपेंड करता है ना ही लिपिड सॉल्युबिलिटी पे। तो जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स है वो फिल्ट्रेशन के थ्रू इस तरीके से आराम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है, यानी कि एब्जॉर्प्शन उसका ब्लड स्ट्रीम में हो जाता है। ये मैंने एक नीचे डायग्राम डाला है, इसको आप अभी ये लास्ट में हम एक बार और डिस्कस करेंगे जब हम काइनेटिक और डायनेमिक दोनों पढ़ लेंगे। मैंने यहाँ इसलिए डाला है कि थोड़ा आपको ब्रीफ रहेगा कि ब्लू पार्ट जो है वो काइनेटिक दिखा रहा है और जो ऑरेंज पार्ट है वो आपका फार्माकोडायनेमिक दिखा रहा है। काइनेटिक में जैसे हमने पढ़ा मेटाबॉलिज्म, ठीक है, और ये आपका क्लियरेंस का दिखाया है इन्होंने, मेटाबोलाइट्स का दिखाया है कि कहाँ कहाँ पे ड्रग मेटाबोलाइज होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये दिया हुआ ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड ट्रांसपोर्ट लीवर से, सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स एंड मेटाबॉलिज्म देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है। सर्कुलेटरी सिस्टम में रीनल क्लियरेंस आपका किडनी से दिखाया है, इंटेस्टाइनल क्लियरेंस यहाँ पे इंटेस्टाइन से दिखाया है, ठीक है। और डायनेमिक में कहाँ कहाँ पे इफेक्ट देखते हैं हम, नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर, एंडोक्राइन, जेनिटो यूरिनरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, मस्कुलोस्केलेटल, ठीक, ये सारी की सारी हमारे फार्माकोडायनेमिक को कवर करती है कि मतलब बेसिकली व्हाट द ड्रग डज फॉर द बॉडी।
तो इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। और एक चीज़ और भी बतानी है आपको कि अब मैंने अपना ये जो चैनल है ये मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिया है, टेलीग्राम से लिंक कर दिया है, तो आप टेलीग्राम पर भी इस नोट्स को पढ़ सकते हैं। और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आप बने इसके, और उन बच्चों को मेरे नोट्स पहुंच पाएँ जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही बेसिक से बहुत ही बाइलिंगुअली मैंने इसको समझाने की कोशिश की है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसमें स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन हम पढ़ेंगे।